अच्छा, मैं वही बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अच्छा जी, ये सवाल इनका ये है कि हमें टाइम मैनेजमेंट इंग्लिश एसे में कैसे करनी चाहिए। आप लोगों को आपकी वो असाइनमेंट्स मिल गई, सेट असाइनमेंट्स मिल गई हैं। एक दो गलती हैं आप लोगों की, आपकी अफरोजिया गलती है, आपकी आपकी हैं, स्पेलिंग एरर्स हैं कहीं कहीं। उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जी हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने पूछा है कि कितना कितना टाइम देना चाहिए हमें अपनी टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपसे आइडियलिस्ट बात करूं ना, तो आइडियलिस्ट बात तो ये है कि हमारा 3 घंटे का पेपर होता है सीएसएस के अंदर इंग्लिश एसे का। उस 3 घंटे के अंदर आप पहला 1 घंटा उसमें आउटलाइन बनाएं, इंट्रोडक्शन लिखें, तसल्ली से अपनी डिकोडिंग करें, थीसिस स्टेटमेंट लिखें, उसके बाद अपनी आउटलाइन लिखें और इंट्रोडक्शन लिखें। अगले 2 घंटे के अंदर आपने पूरा ऐसे लिखना और वो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। ये तो है बड़ा आइडियल सिनेरियो, सीधी सी बात, ठीक है, जो समझ आती है। असल में ना ऐसा होता नहीं। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 2019 में जब मैं सीएसएस में अपीयर हुआ ना, मैं कोई 15-20 ऐसे पढ़ कर गया जो टिपिकल ऐसेज होते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट, करप्शन, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबलाइजेशन, ये चीजें। उनमें से कोई भी टॉपिक नहीं आया। टॉपिक आया डेमोक्रेसी पे, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। अब मुझे नहीं समझ आई कि ये डेमोक्रेसी को मैं इलिटरेसी के साथ कैसे करूं पेपर में बैठ के। तो जब मैंने सारे एसेस पढ़े ना, मुझे कोई भी नहीं आता था जो मैंने अटेम्प्ट किया हो, या जिस टॉपिक पे मैंने कोई ऐसे कॉम्प्रिहेंसिवली उस डोमेन में अटेम्प्ट किया जिसमें ऐसे आ गया। अब मुझे ऐसे वहां बैठकर प्रोड्यूस करना था। मैंने आपको बताया था कि 3 सिनेरियोज हो सकते हैं आपके साथ ऐसे में जब आप बैठेंगे। नंबर 1, आपको 10 में से 4-5 ऐसे आते हैं, वो सबसे मुश्किल सिनेरियो है। नंबर 2, एक ऐसे आता है, वो सबसे आसान सिनेरियो। नंबर 3, कोई भी नहीं आता, तो वहां पैनिक नहीं करना। वहां आपको एटलीस्ट अपने आप पर ये फर्म बिलीव होना चाहिए कि मैंने अगर 1 साल या 6 माह या 8 माह अपने सीएसएस के सब्जेक्ट्स 8-9 अच्छे तरीके से पढ़े हैं, तो मुझे कंटेंट के अंदर मसला नहीं आएगा। मुझे वहां पर बैठकर ब्रेनस्टॉर्म करना होगा। फिर मैंने एक ऐसे को लिया, न्यू वॉरफ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स। उस पर मैंने थोड़ा सोचना शुरू किया। सोचते 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 मुझे समझ आ गई कि ये पूरे का पूरा ऐसे इकोनॉमिक फ्रंट्स पे है, इकोनॉमिक रीजंस पे है, इकोनॉमिक वॉर्स पे है। और मैंने चूंकि करंट अफेयर्स मेरा वैसे ही स्ट्रांग था उस टाइम पर, तो मैंने इंडो पैसिफिक ओशन अच्छा पढ़ा हुआ था, मुझे यूएस चाइना ट्रेड वॉर का अच्छा पता था, मुझे ईरान सऊदी अरेबिया की कन्फ्रंटेशंस के चीजों का पता था। तो करंट अफेयर्स पे और इंटरनेशनल रिलेशंस क्योंकि मेरा अपना सब्जेक्ट था, तो उस पर मेरी फर्म ग्रिप थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं इस ऐसे को अटेम्प्ट करूंगा। अच्छा, मैंने उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता डिकोडिंग की। डिकोडिंग के बाद मैंने उसकी थीसिस स्टेटमेंट ड्राफ्ट में बनाई और उसके बाद मैंने आउटलाइन बनाना शुरू की। तो मुझे समझ आ गई कि ये ऐसे मुझे आता है। मैंने पहले रफ आउटलाइन बनाई, 5 मिनट बैठकर मैंने उससे सोचा अच्छे तरीके से, फिर मैंने उसे नीट किया, फिर मैंने उसके ऊपर एक एक वर्ड बड़ा आराम आराम से सोच सोच के इंट्रोडक्शन लिखा। और इस पूरे टाइम फ्रेम में पूरा 1.5 घंटा गुजर गया। 9 से 10:30 बजे तक मैंने सिर्फ 3 पेजेस लिखे थे, 1.5 पेज की आउटलाइन, 1.5 पेज का इंट्रोडक्शन, बस। और मेरे साथ जो इधर लिख रहे थे, कोई उधर लिख रहे थे, कोई आगे लिख रहे थे, कोई पीछे। आगे वालों को तो नहीं मैं देख सकता था, अपना पीछे वालों को। इधर उधर इंसान की नजर पड़ जाती है, तो लोग 8-8, 10-10 पेज लिख चुके हुए थे। मैंने सिर्फ 3 पेजेस लिखे थे पहले 1.5 घंटों में। अगर मैं उधर पैनिक कर जाता कि मैंने सिर्फ 3 पेजेस लिखे हैं और बाकी सब लोग 10-10 पेजेस पे चले गए, तो मैं फेल हो जाता। मुझे पता था कि अगले 1.5 घंटे में मैं पूरा ऐसे लिख लूंगा। और एग्जैक्ट पूरे टाइम के ऊपर कुछ सेकंड पहले मैंने कंक्लूजन अपना खत्म किया। मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, उसको प्रूफ रीडिंग का मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन जहां पर मैंने अपनी आउटलाइन और इंट्रोडक्शन खत्म किया था, वहां मैंने बैठकर 5 मिनट तसल्ली से उनको एक दफा पढ़ा था, क्योंकि मुझे पता था मुझे अगले 1.5 घंटे में मौका नहीं मिलेगा अपना ऐसे पढ़ने का। और आखिर में जो मेरे पास 30 सेकंड रह गए थे, उसमें मैंने अपना कंक्लूजन देखा था। अंदर मुझे कुछ नहीं याद मैंने क्या लिखा है, मैंने सही लिखा है, गलत लिखा है। लेकिन जब मैं अपनी पेपर सबमिट करवा कर उठा था, उस दिन से लेकर जिस दिन तक मेरा रिजल्ट आया था, मुझे 1% भी शक नहीं था कि मेरा ऐसे फेल हो जाएगा।
मुझे कंफर्म था कि मेरा ऐसे फेल नहीं हो सकता, ये पास है। आई स्कोर्ड 45। तो इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं? इस सिनेरियो में आपने पैनिक नहीं होना, और इस सिनेरियो में आपकी वो प्रैक्टिस आपके काम आएगी। वो बेशक डायरेक्टली आपके काम नहीं आएगी, लेकिन अगर मैंने ये भी प्रैक्टिस ना की होती तो मैं इस काबिल भी नहीं होता कि उधर बैठकर ऐसे 3 घंटे में प्रोड्यूस कर लेता। तो ज्यादा से ज्यादा आपने डिस्कशंस करें, ज्यादा से ज्यादा आउटलाइंस, रोज कोई ना कोई टॉपिक पे आउटलाइन बनाया करें, आपस में 2-3 लोग बैठकर डिस्कस किया करें। डिस्कशन से आपका दिमाग खुलता है। हम 4 दोस्त होते थे, हम डिस्कस किया करते थे। मेरे पास यहाँ 1-on-1 में कुछ 40-45 स्टूडेंट्स आते हैं जिन्हें मैं इंडिविजुअली डील करता हूँ। उनके मैंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं 4-4, 5-5 के। हर वीक में उनकी डिस्कशंस करवाता हूँ, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पे, एस्से के टॉपिक्स पे। 4 को बिठा देता हूँ, उन्हें एक हफ्ता पहले, 4-5 दिन पहले टॉपिक्स दे देता हूँ। उन्हें कहता हूँ यहाँ पे बैठकर डिस्कस करें, डिस्कस करके पूरा फुल फ्लेज एस्से अपना लिखें, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। यही तरीका हम खुद अब दोस्त किया करते थे। हम 4 दोस्त थे। 2019 में मेरा सीएसएस पास हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी एलोकेशन नहीं हो सकी। मेरे अलावा 3 जो लोग थे वो उस टाइम तो रह गए, लेकिन आज वो सीएसए में एलोकेटेड है, पीएसपी में, आईआरएस में, पैस में। उसमें सब एक ही कमाल था कि हम डिस्कशंस किया करते थे, हम चीजों को डिस्कस करते थे, उन चीजों ने हमारा दिमाग खोला। उसके बाद हम लिखा करते थे। मैंने 1.5 साल बाद, 1 हफ्ता पहले मैंने अपना एस्से लिखा। 1.5 साल बाद, 1.5 साल से मैंने राइटिंग नहीं की। मैं 3 साल से मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। 1.5 साल से मैंने कुछ नहीं लिखा था। आप यकीन करें, पिछले हफ्ते जब मैंने बैठकर ऐसे लिखा, मैंने लिख तो लिया 3 घंटे में, लेकिन उसके बाद मैं दिमागी तौर पर इतना थक गया, पूरा दिन थका रहा। और फिर मुझे खुद महसूस हुआ कि जो क्वालिटी का ऐसे मैं लिखता था वो क्वालिटी इसमें नहीं है। एक शख्स जो इन टच है सब चीजों से, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहा। मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन मैं राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहा। मुझे ये मसाइल आ रहे हैं। तो अगर एक शख्स को पता ही नहीं है ऐसे लिखना कैसे है, या उसे पता है, उसने सुन लिया ऐसे लिखना, ऐसे उसकी प्रैक्टिस ही कोई नहीं है, तो आप कैसे जाकर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इम्तिहान में जाकर बैठकर ऐसे पास कर लें? ऐसे नहीं ऐसे पास हो। ऐसे इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप खुद प्रैक्टिस करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कितनी देर चाहिए आउटलाइन बनाने के लिए, आपको कितनी देर चाहिए इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, आपको कितनी देर चाहिए पूरा ऐसे लिखने के लिए। आप 3 घंटों में कितना लंबा ऐसे लिख सकते हैं ये आपको पता है। आपकी राइटिंग स्पीड का मुझे नहीं पता। आपकी दिमाग से आप आइडियाज कितनी जल्दी अपने हाथ में कन्वर्ट करते हैं मुझे नहीं पता, ये आपको पता है। तो सिंपल मैंने आपको बता दिया है कि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करें, पहला ऐसे लिखें, 6 घंटों में लिखा जाए, शायद 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, कोई मसला नहीं है। जब आप 5वां 6ठा ऐसे लिखें तो एग्जैक्ट 3 घंटों में लिखें। तो उन चीजों को आपने खुद ओवरकम करना है। प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा आपकी कहाँ डेफिशिएंसीज आ रही है, उनको आपने चीजों को देखते हैं। सिंपल, मजा आ गई। अच्छा जी, ऐसे हम कल जो डिस्कस कर रहे थे ना, नेशनल डिसइंटीग्रेशन, पीएमएस की भी जी यही स्ट्रेटजी है। पीएमएस में ऐसे 2 घंटों का होता है, उसमें आपने ऐसे छोटा लिखना है बस। जहां आप यहाँ एक 1.5 से 2 पेजेस की आउटलाइन बना रहे हैं, वहां आपने 1 पेज की आउटलाइन बनानी। वहां आपने पैराग्राफ की लेंथ जरा 50-60 वर्ड्स की कर देनी है, आप 70-80 वर्ड्स की कर रहे हैं। तो सिर्फ ये फर्क है, और तो कोई फर्क नहीं। 3 से 2 घंटे में एक चीज लिखनी है, उसकी आप लेंथ कम कर दें बस। ठीक। अच्छा, दूसरी बात, हम कल एक ऐसे पढ़े थे, वो ऐसे था नेशनल डिसइंटीग्रेशन इन पाकिस्तान एंड वे फॉरवर्ड। कल मुझे एक स्टूडेंट ने कहा था कि हमें कोई आर्गुमेंटेटिव ऐसे की भी मिसाल दें, हम एक आर्गुमेंटेटिव कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं इसी ऐसे की ना एक और टॉपिक आपको, जो कि एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, वो लिखता हूं। थोड़ा सा जरा 5-10 मिनट उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम अपने नए ऐसे पे चलते हैं, ताकि आपको डायरेक्शन पता चल जाए कि कभी आर्गुमेंटेटिव ऐसे आ जाए तो उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। टॉपिक की बुनियाद दरअसल यही होगी। जो नेशनल डिसइंटीग्रेशन कल मैंने पढ़ाया है, उसकी डोमेन यही होगी। टॉपिक आर्गुमेंटेटिव नेचर का। मैं लिखता हूं, अ कंट्री डिवाइडेड इज अ कंट्री डिफिटेड। अब इसमें आपको कोई इशू नजर आ रहा है? कोई इशू नजर आ रहा है आपको? कोई आ रहा है नजर? परेशान क्यों है जी? कोई इशू नजर आ रहा है जी? वो कह रहा है जी जो कंट्री डिवाइड हो जाती है ना, वो टूट जाती है। इसमें कोई इशू नजर आ रहा है आपको? आ रहा है? आपको आ रहा है?
इशू मतलब अगर देखा जाए तो सर वो भी बनाया जा सकता है, जैसे डिवाइडेड को हम ये भी ले सकते हैं, किसी में क्रिएशन है, ये भी तो एक इशू है। और अगर इसे वो क्या नहीं, इशू कहाँ पे है, कहीं नजर आ रहा है? वो कह रहा है कि पाकिस्तान में नेशनल डिसइंटीग्रेशन, वो ये तो नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में नेशनल डिसइंटीग्रेशन है। तो सिर्फ आप ये कह रहा है कि एक मुल्क अगर डिवाइड हो जाए तो वो टूट जाता है। इसमें क्या इशू है? डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं सारे ओवरऑल सारे कंट्रीज के लिए जनरल बात की। उसने एक जेनेरिक बात की है, इसमें कहीं इशू नहीं नजर आ रहा। अगर आ रहा है तो मुझे बताएं, कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। इससे पहले हमने सारे इशू बेस्ड टॉपिक्स पढ़े, इसमें कोई इशू नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अ कंट्री डिवाइडेड इज अ कंट्री डिफीटेड, इसके क्या डिकोडिंग होगी? मेन आइडिया और अलाइड आइडियाज क्या होंगे? अच्छा जी, जरा सुन लें, आप लोग कंफ्यूज हैं, जरा सुन लें। इशू होता है कोई चीज आपको टेंजिबल टर्म्स में नजर आ रही हो या इनटेंजिबल टर्म्स में नजर आ रही हो। अभी तक हमने कौन से एसेस पढ़े? हमने सबसे पहला एसे पढ़ा कि क्या पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है। हमने कहा कर रहा है, लेकिन ये मसाइल पाकिस्तान को ये मसाइल है। हमने पढ़ा इकोनॉमिक क्राइसिस, पाकिस्तान के ये इकोनॉमिक इश्यूज हैं। हमने पढ़ा नेशनल डिसइंटीग्रेशन, पाकिस्तान को ये डिसइंटीग्रेशन के मसाइल। और कौन सा ऐसे पढ़ा? डिजिटाइजेशन, पाकिस्तान को ये डिजिटाइजेशन के मसाइल हैं। वो हमने डिस्कस किए ना, मसाइल को डिस्कस किया ना मसाइल को डिस्कस। ऐसे की जो टॉपिक है उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं इशू नजर आ रहा था। यहां पर तो कोई इशू है ही नहीं, यहां पे तो डिबेट है, आर्ग्यूमेंटेशन है। आप डिवीजन ऑफ अ कंट्री ये पूछ रहे हैं फरमानुल्लाह कि क्या डिवीजन ऑफ अ कंट्री इज नॉट एन इशू। बताने का मकसद ये है कि आपने सिर्फ इस चीज को जस्टिफाई करना है कि अगर एक कंट्री डिवाइड हो जाए तो वो टूटती कैसे है। आपने ये नहीं बताना कि जी ये चीज टूट रही है, ये ऐसे टूट रही है, ये ऐसे टूट रही है। किसी मुल्क का जिक्र तो नहीं कर रहे हम, किसी मुल्क की केस स्टडी को तो नहीं लेके चल रहे हम। दिस इज एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे करना आपने उसको ऐसे ही है। कैसे? अब आप जी बताएंगे अ कंट्री डिवाइडेड इज अ कंट्री डिफीटेड, इसमें क्या मेन आइडिया होगा? सबसे पहले आप ये देखें अ कंट्री डिवाइडेड, आप बताएं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुल्क को डिवीजन की तरफ लेके जाते हैं, किसी भी मुल्क को। कौन से फैक्टर्स हैं जो कल डिस्कस किए थे? रिलीजियस, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, एजुकेशन नहीं, लिंग्विस्टिक, जो कल डिस्कस किए नेशनल डिसइंटीग्रेशन में हमने। जैसे पाकिस्तान में 3 तबकात हैं एजुकेशन। मैं आप सही कह रहे हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये एग्जैक्ट कल वाला ही ऐसे है। इसकी नेचर थोड़ी आर्गुमेंटेटिव है, उसने थ्योरेटिकल आपको दे दिया है, बजाय इसके कि वो अप्लाइड पूछता नेशनल डिसइंटीग्रेशन पाकिस्तान वे फॉरवर्ड, उसने आपको थोड़ा आर्गुमेंटेटिव बना दिया ऐसे। अ कंट्री डिवाइडेड इज अ कंट्री डिफीटेड। तो सबसे पहले क्या कंट्री डिवाइडेड, आप बताएंगे हाउ इज अ कंट्री डिवाइडेड, व्हाट फैक्टर्स led the country towards divisions? Religious factors जो कल बात की, ethnic factors, linguistic factors, economic factors, समझ आ गई? कल वाली जो पहली हमने डोमेन डिस्कस की थी। अच्छा, उसके बाद मेन आइडिया क्या होगा? Is a country defeated? How divisions lead a country towards defeat? पहले बताया कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक मुल्क को डिवाइड करते हैं, वो बता दिए। उसके बाद ये मुल्क डिवाइड हो गया, उसके बाद वो डिफीट की तरफ कैसे जाता है, ये डिवीजन कैसे मुल्क को नुकसान पहुंचाती है, इंपैक्ट्स। हाउ दीज डिवीजंस लीड अ कंट्री टुवर्ड्स फेलियर, डिबैकल, डिक्लाइन। और फिर हाउ टू इंश्योर नेशनल कोहेसिवनेस टू इरेडिकेट दीज डिवीजंस। एग्जैक्ट कल वाला ऐसे, 100% कल वाला ऐसे करना आपने, इसको थ्योरेटिकल डिस्कशन। कुछ समझ आई बात की? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आई इस बात की? जी क्लियर है जी सबको? आपको अच्छा, ये सिर्फ मैंने आपको इतना ही समझाना था। अब आगे आ जाए जी। अब अगला ऐसे हम डिस्कस करते हैं, ये तो कल डिस्कस कर चुके हैं हम। अगला ऐसे जी बड़ा इंपॉर्टेंट है,
सेकंड पार्ट भी मैंने आपको बताया, देखें पहला पार्ट ये है कंट्री डिवाइडेड, आप पहले इसको जस्टिफाई करेंगे ना कैसे एक मुल्क डिवाइड होता है, फिर वो जो डिवाइड अगर मुल्क जब हो जाए तो वो किस तरह फेलियर की तरफ, डिफीट की तरफ जाता है, कैसे वो डिवीजन्स एक मुल्क को फेलियर की तरफ लेके जाती हैं। कल जो हमने दूसरा हेडर डिस्कस किया अपने ऐसे में, वो आएगा इसमें इंपैक्ट्स। समझ आ गई बात? आउटलाइंस के वर्ड्स काउंट नहीं होते आपके ऐसे में, आउटलाइन के अलावा आप 2200 वर्ड्स का ऐसे लिखते हैं, आउटलाइन के वर्ड्स नहीं काउंट होते। चलें जी आगे। challenges and prospects for Pakistan in changing regional apparatus, regional dynamics. वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे जी, इससे मिलता जुलता ऐसे 2020 में आ चुका है, चेंजिंग ग्लोबल डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। तो इस ऐसे को भी जरा दानिश, अरे करो उसमें 5 कॉल हैं, उसको क्लास पढ़ा। हाँ जी, कैसे डिकोडिंग करेंगे जी इसकी, मेन आइडिया और लाइट आइडियाज क्या होंगे जी? ठीक है, और और मेन आइडियाज बताएं इसमें क्या है? सर सबसे पहले चेंजिंग रीजनल डायनामिक्स। गुड, सबसे पहले आप बताएंगे कि रीजनल डायनामिक्स चेंज कैसे हो रही है, पहला मेन आइडिया। दूसरा मेन आइडिया कि उन चैलेंजेस, उन चेंजेस की वजह से क्या दुनिया को मसाइल पैदा हो रहे हैं, सॉरी पाकिस्तान के लिए क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं, रीजन में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, उन चेंजेस की वजह से पाकिस्तान के लिए क्या मसाइल खड़े हो रहे हैं और पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। 3 मेन आइडियाज होंगे इसके, समझ आई बात की? चेंजिंग रीजनल डायनामिक्स, challenges for Pakistan in changing regional dynamics, prospects for Pakistan in changing regional apparatus. देखो आज ना बुलाना, पूछ लो अगर आज बुलाना है तो 9 भी बुला लो, आज टाइम है 9 बजे के बाद है, है? बुला लो 9 बजे। इसके ना अलाइड आइडियाज कोई नहीं होंगे, उसकी वजह पता क्या है? 3 हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव मेन आइडियाज मौजूद हैं और कुछ चीज हमें डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास चेंजिंग रीजनल apparatus आ गया, हाँ, उसकी वजह से जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो आ गए, और उन चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए जो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज खड़ी हो रही है वो आ गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें वे फॉरवर्ड क्यों नहीं आएगा? वो इसलिए नहीं आएगा कि जो चैलेंजेस हैं उनको अपॉर्चुनिटीज ही तो काउंटर कर रही हैं। जो बातें आप अपॉर्चुनिटीज में करेंगे वो असल में वे फॉरवर्ड ही होंगे, वो वे फॉरवर्ड से डिफरेंट नहीं होंगी। तो इस ऐसे में सिंपल आपकी स्टेटमेंट में वो सिंपल उसने सीधा सीधा ऐसे दिया हुआ है, 3 मेन आइडियाज आपने उसने पूछे हुए, उन 3 मेन आइडियाज की बेस के ऊपर आप अपना पूरा ऐसे लिख। समझ आ गई बात की? जरा थीसिस स्टेटमेंट जल्दी बनाए।
ठीक है, वकार बिल्कुल ठीक है, गुड। जी ठीक है हबीब, बिल्कुल जी। मौसम बिल्कुल ठीक है। यासिर ठीक है बिल्कुल। यार दानिश, ये चार्जिंग लगा दो। शेरोज रीजनल डायनामिक नहीं होता, डायनामिक्स होता है। वर्ड हमेशा डायनामिक्स होता है। वो जो डायनामिक है ना, वो एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है ओवरऑल। ठीक है उमर, ठीक है। पोस्ट चैलेंजेस 2 होता है, पोस्ट 2 होता है, फॉर नहीं होता। अब आपने ये क्यों लिख दिया रीजनल पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक? एरिना, इसमें कल्चरल एरिना भी तो हो सकता है, इसमें तो वॉर लाइक एरिना भी तो हो सकता है। स्पेसिफाई नहीं करते। ठीक है जी। नोट ठीक है आपकी जी। जलान ठीक है। 21 हमेशा ना वर्ड्स में लिखते हैं। चैलेंजेस है ना, तो हैव आएगा, हैज तो नहीं आएगा। ठीक है अशमत, आपकी भी। निमरा ठीक है, हाउ एवर इट नहीं आएगा, डीज आएगा। डायनामिक्स है ना, ज्यादा डायनामिक्स है, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है हामिद, बिल्कुल सही है जी। आप लोगों ने बिस्मा अफरोजिया। ये आउटलाइन जरा देख लें जी आप लोग। स्पेलिंग है ना डायनामास का। ठीक। अच्छा जी, एक और चीज देख लें। असद, आपने क्या गलती की है, हैव अफेक्टेड। ये आप सब लोग जी, ओवरऑल आपकी ठीक है। ये शहरोज आपकी ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट आपकी भी। असद, आपकी भी थीसिस स्टेटमेंट ठीक है। हमेशा याद रखें, ये ना आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं सब लोग। ये जो अफेक्ट हो, दो तरह का अफेक्ट होता है, ए वाला, ई वाला।
जब भी अफेक्ट एज अ वर्ब इस्तेमाल होगा ना, वर्ब, तो ए वाला होगा हमेशा। जब भी अफेक्ट एज अ नाउन इस्तेमाल होगा तो ई वाला होगा। अब इन्होंने लिखा है कि चेंजिंग रीजनल डायनामिक्स हैव अफेक्टेड द कंट्री, यहां एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है ना, ए वाला होगा। अगर होता चेंजिंग रीजनल डायनामिक्स विल हैव सिग्निफिकेंट अफेक्ट्स ऑन द कंट्री, तो फिर वो एज अ नाउन यूज होता ना, फिर ई वाला होता। समझ आई ये बात की? बात समझ आ गई है? जी लिखिए। वर्ड्स होता है, टू वर्ड तो नहीं होता, टू वर्ड्स होगा, मल्टीपल के स्पेलिंग गलत है, PLI होता है, PLE होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज में पी की भी स्पेलिंग गलत है, ओ डबल पी ओ यू नहीं आता, ओ आता है, ठीक है। ठीक जी, अक्सा ठीक है, आपकी भी अक्सा तारिक ठीक है जी, फरमानुल्लाह ठीक है, हाँ जी ठीक है आपकी भी। चलें जी, अच्छा जी, ये आउटलाइन है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद चेंजिंग रीजनल डायनामिक्स, फिर चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान इन चेंजिंग रीजनल ऑपरेटर्स, फिर प्रॉस्पेक्ट्स फॉर पाकिस्तान इन चेंजिंग रीजनल डायनामिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये रीजनल डायनामिक्स चेंज कैसे हो रही है। इससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रीजनल डायनामिक्स होती क्या है। रीजनल डायनामिक्स हम कहते हैं कि एक रीजन के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट के चेंज होने के साथ साथ जो रीजन के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, हम उन्हें कहते हैं चेंजिंग रीजनल डायनामिक्स या चेंजिंग रीजनल apparatus। अच्छा, हमें इससे भी पहले ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान किस रीजन में लाई करता है। हम उस रीजन में किन मुल्कों को स्टडी करेंगे, हम उस रीजन में किस किस्म की चेंजेस देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि अच्छा इस चेंज से पाकिस्तान को ये मसले खड़े हो रहे हैं, इस चेंज से पाकिस्तान के लिए ये अपॉर्चुनिटीज खड़ी हो रही है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का रीजन कौन सा है। पाकिस्तान दरअसल ना साउथ एशिया में लाया करता है। हमें 4 नेबरिंग कंट्रीज जो है ना वो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, जिसमें इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है और चाइना है। हम रीजन को जब स्टडी करेंगे तो इन 4 मुल्कों को तो डीपली स्टडी करेंगे ना कि इन 4 में क्या चेंजेस आ रही हैं जिससे पाकिस्तान के लिए मसाइल और अपॉर्चुनिटीज खड़ी हुई। इसके साथ साथ रीजन में पाकिस्तान के आसपास की लोकेलिटी में वो तमाम मुल्कों को स्टडी करेंगे जहां पर कोई चेंज आने से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पाकिस्तान पे पॉजिटिव या नेगेटिवली इंपैक्ट पड़ा। मसलन अफगानिस्तान से ऊपर आप चले जाएं तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, तांस जिन्हें कहते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। उससे ऊपर रशिया है। रशिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है। वहां पे क्या चेंजेस आ रही है जिससे पाकिस्तान डायरेक्टली पॉजिटिवली या नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा है। कार्स, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में क्या चेंजेस आ रही है, मिडिल ईस्ट में क्या चेंजेस आ रही है जिससे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा है पाकिस्तान पे। तो हम इन मुल्कों को स्टडी करेंगे। इस रीजन में हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एशियन रीजन को स्टडी करेंगे, उन मुल्कों को या उन चेंजेस को जिनका डायरेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर है। समझ आ गई बात? पहला, रीजनल डायनामिक्स में चेंज क्या आ रहा है? सबसे पहला चेंज आ रहा है चाइना की ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनना, इमर्जेंस ऑफ चाइना एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक जायंट। इस टाइम सबसे बड़ा दुनिया में जो चेंज और इस रीजन में जो चेंज आ रहा है वो चाइना की एक ग्लोबल इकोनॉमिक जायंट के तौर पर इमर्जेंस दुनिया है, जिससे दुनिया के अंदर यूएस चाइना ट्रेड वॉर शुरू हो गई है, कोल्ड वॉर शुरू हो गई है। जहां कोल्ड वॉर शुरू हो गई है, ट्रेड वॉर शुरू हो गई है, वहां पर मल्टीपल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स, एनर्जी कॉरिडोर्स भी शुरू हो गए। तो चाइना की ये जो इकोनॉमिक इमर्जेंस है ना दुनिया के अंदर एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक इमर्जेंस, इसके दुनिया के ऊपर बहुत बड़े बड़े इंपैक्ट्स हैं। तो दुनिया के अंदर ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि चाइना एक बड़ी इकोनॉमिक माशी ताकत बन के दुनिया में ऊपर आया है, और इसके आने से दुनिया के अंदर बहुत सी चेंजेस रूनुमा हुई हैं। उसके इंपैक्ट्स क्या हुए पाकिस्तान पे वो हम बाद में देखने के लिए हेडिंग्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट, चाइना की इकोनॉमिक इमरजेंस एट ग्लोबल लेवल। दूसरा पॉइंट, इंडिया की रिसर्जेंस रीजनल लेवल पर। जो रीजनल लेवल पर इंडिया की मिलिट्री माइट बढ़ा है और इकोनॉमिक पावर बढ़ी है, ये दूसरा बड़ा चेंज है रीजन के अंदर। रिसर्जेंस ऑफ इंडिया एज अ रीजनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जायंट। जैसे चाइना ग्लोबल लेवल पर जायंट बना है, इस तरह इंडिया
रीजनल लेवल के ऊपर एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री जॉइंट बन चुका है। तीसरा जो बड़ा चेंज आया है रीजन के अंदर वो क्या है? तालिबान की वापसी, रिटर्न ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। समझ आ गई थी? चौथा बड़ा चेंज क्या आया रीजन में? ईरान के ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस लगी हुई है, जिसकी वजह से इस रीजन के अंदर डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो रही है। अभी बताता हूं किस किस्म की हो रही है आगे जाके। और इससे फिर मजीद कुछ हैवी न्यूज भी पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं। सैंक्शंस, अमेरिकन सैंक्शंस ऑन ईरान। पांचवा रीजन में क्या चेंज आ रहा है? जिस तरह ईरान पे सैंक्शंस हैं, उस तरह से रशिया पे भी सैंक्शंस हैं, और रशिया नए अपने दोस्त बनाने जा रहा है, नए दोस्त ढूंढ रहा है, नए स्ट्रेटेजिक अलाइज ढूंढ रहा है, नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज रशिया जो है वो एक्सप्लोर करने जा रहा है। छठा या सातवां चेंज क्या आ रहा है? प्रेजेंस ऑफ आईएसआईएस इन एशिया। दाइश की जो एक टेररिस्ट ग्रुप है आईएस खुरासान, उसकी प्रेजेंस एशिया के अंदर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हैं अभी तक की, जो मेजर चेंजेस आ रही हैं, टेक्टोनिक शिफ्ट्स इन द रीजनल डायनामिक्स। समझ आ गई बात की जी? कोई मसला मसाइल जी? यहां तक सबको समझ आ गई? रशिया के ऊपर ना सैंक्शंस लगी हुई है, अमेरिका ने लगाई है। क्यों? क्योंकि 2014 में रशिया ने ना यूक्रेन का एक पार्ट है क्रीमिया, उसकी इन्वेजन की थी, और वो मसला अभी भी चल रहा है। तो उस बेस के ऊपर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, और रशिया अब अपने नए दोस्त बनाने जा रहा है, नए ऐसे मुल्कों को तलाश कर रहा है जो रशिया से चीजें खरीद सकें, उसकी गैस खरीद सकें, उसके वेपन्स खरीद सकें, और रशिया अपनी इकोनॉमी को दोबारा से जो है वो बेहतर बना सके। हाँ, आखिरी चेंज ये लिख लें कि मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी ईरान राइवलरी एक अपने इंटेंसिव लेवल पर पहुंच चुकी है। राइवलरी ऑफ सऊदी अरेबिया एंड ईरान इन द मिडिल ईस्ट हैव डिस्ट्रक्टेड द रीजन। समझ आ गई बात? चैलेंजेस क्या है पाकिस्तान के लिए? क्या मसाइल खड़े हो रहे हैं जी पाकिस्तान के लिए? सबसे पहला मसला पाकिस्तान के लिए ये खड़ा हो रहा है कि जहां चाइना की दुनिया के अंदर, चाइना ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन चुका है और हमारे चाइना के साथ बड़े स्ट्रांग ताल्लुकात हैं, उससे हो ये रहा है कि हमारे ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं कि हम अमेरिका और चाइना के दरमियान रिलेशंस को बैलेंस कर सकें। डिफिकल्टी इन मैनेजिंग और बैलेंसिंग रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड द यूएस। अभी आपने देखा कि हम डेमोक्रेसी समिट में नहीं गए। क्यों नहीं गए? चाइना के प्रेशर की वजह से नहीं गए। इससे पहले हमें क्लाइमेट समिट में अमेरिका ने खुद नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? चाइना की वजह से नहीं बुलाया। तो जहां पर हमारा टिल्ट और इन्फ्लुएंस चाइना का हमारे ऊपर बढ़ रहा है, वहां पर हमारे लिए मुश्किलात आ रही हैं, डिफिकल्टी आ रही है बैलेंस करना, मैनेज करना रिलेशंस को बिटवीन चाइना एंड द यूएस। दूसरा, इंडिया के जो एक मिलिट्री माइट बढ़ रहा है। इंडिया इस टाइम अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स पे काम कर रहा है। इंडिया अपना नया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बना रहा है। अपनी इंडिया आर्मी को दोबारा से रीशफल कर रहा है। छोटे छोटे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बना रहा है। इससे क्या हो रहा है? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कन्वेंशनल और न्यूक्लियर बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो रहा है, और इससे पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को खतरा है। और इंडिया के इस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मिलिट्री राइज की वजह से क्या हो रहा है? इंडिया एग्रेसिवली
अपने रीजन के अंदर परफॉर्म कर रहा है। आपने देखा एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि हम इकोनॉमिकली कमजोर थे। इंडिया ने इसी चीज का फायदा उठाते हुए और अपने एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इकोनॉमिक रीजनल पावर होते हुए उसने कश्मीर को एनेक्स कर लिया। कल को खुदा न खास्ता वो किसी गिलगित बल्तिस्तान की तरफ अगर इंडिया करता है तो हम किस पोजीशन में होंगे? तो इससे पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है, नेशनल इंटेग्रिटी सिक्योरिटी को खतरा है, जो इंडिया के एग्रेसिव डिजाइन हैं उसकी वजह से। समझ आ गई बात? तीसरा मसला जी, जो तालिबान इस टाइम पर अफगानिस्तान में है, उससे पाकिस्तान में क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं? पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी, एक ऐसा टेररिस्ट ग्रुप जो इस टाइम पर अफगानिस्तान से हमले कर रहा है पाकिस्तान में। उस टीटीपी को अफगान तालिबान की अब सुपरविजन मिल चुकी है। पाकिस्तान अफगान तालिबान को कह रहा है कि आप टीटीपी को मारें, अफगान तालिबान कह रहे हैं कि हम इनको मार नहीं सकते क्योंकि हमारे पश्तून भाई हैं, हम इन्हें समझा सकते हैं, अगर वो ना समझे तो उनकी मर्जी है, हम इन्हें कुछ कह नहीं सकते। तो एक तो टीटीपी का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ दोबारा से तालिबान के आने से, और वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी एग्रेसिव पॉलिसीज अपनी बनाते रहेंगे। अभी भी कुछ देर पहले लाहौर में अटैक हुआ, आपको शायद पता हो, उसमें भी मे बी टीटीपी मुलव्वस हो। तो बताने का मकसद ये है कि अफगान तालिबान के आने से नंबर 1, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कम नहीं होगा, मजीद बढ़ेगा। दूसरा, अफगान तालिबान के आने से ना पाकिस्तान के अंदर जितने भी कंजर्वेटिव सर्कल हैं, रेडिकल सर्कल हैं, पाकिस्तान में मजहबी जमातें हैं, उनको भी एक बढ़ावा मिला है, उनको भी एक इम्पीटस मिला है कि जिस तरह इस्लाम की फतह हुई है ना अफगानिस्तान में, तालिबान ने एक सुपर पावर को निकाल दिया, हम भी पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ वायलेंस का रास्ता इख्तियार करें और पाकिस्तानी रियासत को रेजिस्ट करते रहें, तो एक टाइम पर पाकिस्तानी रियासत भी कमजोर हो जाएगी और हमारा इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो तालिबान के आने से पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म और फंडामेंटलिज्म मजीद बढ़ेगा, कम नहीं होगा। समझ आ रही बात की? इसको समझने के लिए आपको अफगानिस्तान का मसला पता होना चाहिए। ठीक है, अफगानिस्तान को अच्छे से डिस्कस पता होना चाहिए कि वहां पर मसाइल के, फिर आपको इन आर्गुमेंट्स की समझ आएगी। अच्छा, इसके बाद जी हम बात करते हैं ईरान पे जो सैंक्शंस लगी हुई हैं उससे पाकिस्तान को क्या नुकसान है? उससे पाकिस्तान को 2 नुकसान हैं जी। पहली कि ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात इस टाइम पे बहुत ज्यादा खराब है, और ईरान के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान ईरान का जहां बॉर्डर है और उसको जो समुद्री हदूद लगती है, वहां पे अमेरिका ने अपने शिप्स डिप्लॉय किए हुए हैं, B-52 बॉम्बर्स डिप्लॉय किए हुए हैं, शिप्स हैं, बहरी बेड़े हैं और उसके ऊपर जहाज हैं कि वो किसी भी टाइम पर ईरान पे हमला कर सकता है। अगर ईरान पे हमला होता है तो वो जिस एरिया में अमेरिका बैठा है इस टाइम, ईरान की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, वो पाक ईरान बॉर्डर है, वहां अगर आसपास की लोकेलिटी में अमेरिका अटैक करता है तो वहां के लोग अपनी जान बचाने के लिए किधर जाएंगे? पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान में एक मजीद रेफ्यूजी क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान में ऑलरेडी शिया सुन्नी फसादात है, ये मजीद एक सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट, एक सिक्योरिटी का मसला है कि इकोनॉमिक बर्डन पाकिस्तान के ऊपर खड़ा हो जाएगा अगर अमेरिका और ईरान की कोई जंग होती है। अगर नहीं होती, उस केस में भी पाकिस्तान और ईरान एक गैस पाइपलाइन पे काम कर रहे हैं, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, जो कि अमेरिका ने अपने प्रेशर की वजह से नहीं अभी तक बनने दी। अगर वो बन जाए तो पाकिस्तान को सस्ती गैस मिल सकती है, पाकिस्तान को ऑयल मिल सकता है, पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट से ऑयल नहीं लेना पड़ेगा, आपका नेबरिंग कंट्री आपको ऑयल गैस देने को तैयार है, सस्ता ऑयल मिलेगा, सस्ती गैस मिलेगी, सस्ती आपकी बिजली होगी, सस्ती बिजली होगी तो सस्ती चीजें प्रोड्यूस करेंगे, बाहर के मुल्कों में बेचेंगे। तो हर तरह से एक विन विन सिचुएशन है इस आईपी गैस पाइपलाइन की, लेकिन अभी तक अमेरिका ने अपने प्रेशर में इसको नहीं बनने दिया। चौथा मसला है राइज ऑफ आईएसआईएस। आईएसआईएस की वजह से पाकिस्तान को इस टाइम पे बड़े संगीन किस्म के थ्रेट्स हैं। अभी तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारा जो मिलिट्री पर्सोनल्स हैं, उनकी जो कोशिशें हैं, उनका इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं, जिनकी वजह से हम एक बड़े नुकसान से बचे हुए हैं। अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट है, वो सीटीडी के अंदर है, उसने मुझे बताया कि हमने 4 लोग लाहौर से पकड़े आईएसआईएस के, जो कि बहुत बड़ा अटैक करने जा रहे थे। 5 लोग कराची की सीटीडी ने पकड़े हैं आईएसआईएस के पिछले चंद कुछ महीनों में, और
क्या पता, अभी ये रिपोर्ट्स आ रही है मे बी यही ये जो अटैक हुआ टीटीपी आईएसआईएस इन दो में से किसी ने करवाया होगा। तो पाकिस्तान इस टाइम पर बिल्कुल टारगेट पे आईएसआईएस के, और आईएसआईएस का मकसद ही ये है, अफगानिस्तान में तो उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया है, अफगानिस्तान के साथ साथ वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया जाए। और पिछले कुछ दिनों में इन्होंने यहाँ पर कुछ जो दूसरी आइडियोलॉजी के लोग थे, हनफी आइडियोलॉजी के लोग थे, उनको मारा भी है। JUIF के लीडर थे, पेशावर के अंदर एक दो और मजहबी लीडर थे, उनको कत्ल भी किया है। और पाकिस्तान में जो एक सलाफी हनफी डिवाइड फैलाने की कोशिश की गई है, सलाफी हनफी जो दोनों फिरके हैं इनके दरमियान लड़ाई करवाने की कोशिश की गई है। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है ISIS की सूरत में पाकिस्तान के लिए। और इसके बाद मिडल ईस्ट से जो ईरान और सऊदी अरेबिया की राइवलरी है, इससे पाकिस्तान को सबसे बड़ा थ्रेट है सेक्टेरियन वायलेंस। सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जब ताल्लुकात खराब होते हैं, ये दोनों मुल्क आसपास के मुस्लिम ममालिक में अपनी अपनी आइडियोलॉजीज को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में वहाबिज्म को, सलाफिज्म को प्रमोट करना शुरू कर देता है, ईरान शियाइज्म को प्रमोट करना शुरू कर देता है। तो होता क्या है कि उन मुल्कों के अंदर सेक्टेरियन वायलेंस शुरू हो जाती है, और पाकिस्तान 1979 ऑनवर्ड्स इस सेक्टेरियन वायलेंस के अंदर बुरी तरह से घिरा हुआ। कितने हो गए चैलेंजेस? 6 हो गए, काफी। रशिया से ना हमें कोई नुकसान नहीं है, रशिया से अपॉर्चुनिटीज हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से अपॉर्चुनिटीज है, उनसे हमें थ्रेट्स कोई नहीं। वहां चेंज आने की वजह से हमें थ्रेट्स नहीं, अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है जी। अपॉर्चुनिटीज क्या है जी पाकिस्तान के लिए, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या करना चाहिए, यूं समझ लीजिए क्या क्या वे फॉरवर्ड है। सबसे पहले तो जी बात अगर हम रशिया की करें, तो रशिया, मैंने जैसा कि आपको बताया कि रशिया नए दोस्त तलाश कर रहा है, नए स्ट्रेटेजिक अलाइज तलाश कर रहा है। इस टाइम पर पाकिस्तान और रशिया बहुत करीब आ चुके हैं। रशिया, अगर आप मैप, आपके पास वर्ल्ड मैप हो तो आप देखिएगा कि रशिया ऊपर है और पाकिस्तान नीचे है, पाकिस्तान को समंदर लगता है। तो रशिया का शुरू से मोटिव रहा है कि पाकिस्तान तक एक्सेस हासिल करना, ताकि हमें समंदर तक एक्सेस मिल सके और हम ट्रेड कर सके। आज पाकिस्तान और रशिया मिलकर रशिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करने जा रहे हैं। थ्योरेटिकली इस प्रोजेक्ट पे बात हो रही है कि एक रशिया से सड़क निकाली है पाकिस्तान तक, गवादर तक, जो रशिया को एक्सेस देगी टुवर्ड्स गवादर, और पाकिस्तान को एक्सेस देगी टुवर्ड्स सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, रशिया एंड यूरोप। रशिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके बाद रशिया पाकिस्तान के अंदर गैस पाइपलाइन डाल रहा है, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन, जिसे पाक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन भी कहते हैं, जिसका मकसद है पाकिस्तान में जो एनर्जी शॉर्टफॉल है उसको कम करना। इसके बदले पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान रशिया को एक्सेस दे रहा है इन इंडियन ओशन, नीचे वार्म वाटर्स तक, अरेबियन सी तक। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से हमारे कुछ प्रोजेक्ट साइन हुए, जिसमें टापी है, तुर्कमानिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारे मुल्क एक गैस पाइपलाइन डाल रहे हैं। कासा, CASA, सेंट्रल एशिया साउथ एशिया 1000 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये एक बन रहा है। अभी 2 महीने पहले पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अंदर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, उज्बेकिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो जिससे उज्बेकिस्तान को नीचे पाकिस्तान वार्म वाटर्स तक एक्सेस देगा, और पाकिस्तान को उज्बेकिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की मार्केट्स तक एक्सेस मिलेगी। तो ये प्रोस्पेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्ट्स हैं, कि आपको एक्सेस मिल रही है टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स इन कॉरिडोर्स के थ्रू, इन एनर्जी पाइपलाइंस के थ्रू। आप अपनी इकोनॉमीज को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। और फिर अफगानिस्तान से हमें क्या फायदा हो सकता है? अफगानिस्तान के अंदर भी तालिबान की गवर्नमेंट अगर सस्टेन कर जाती है, जो कि पाकिस्तान चाह रहा है कि तालिबान सस्टेन कर जाए, तो ये तालिबान, चूंकि हमने इनको मदद किया है, इन द लॉन्ग रन ये टीटीपी को रोकने में किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं। ये हमारी रिकंसिलिएशन करवा सकते हैं टीटीपी के साथ। दूसरा, जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा, जितनी हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स या RPEC तक तो पहुंच नहीं सकते। तो अफगानिस्तान में अमन आना बहुत जरूरी है, उससे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी बेहतर हो जाएगी। और इसके लिए जरूरी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान रीजनल ताकतों के साथ मिलकर किसी ना किसी तरह से अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, ताकि ये गवर्नमेंट यहां सस्टेन करे और पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट यहां से अचीव कर सके।
चौथा ये कि पाकिस्तान को ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक मीडिएटर का रोल प्ले करना चाहिए। पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में किया भी है। नवाज शरीफ और राहील शरीफ ने भी दौरा किया था 2015 में जब इनकी यमन वॉर शुरू हुई थी। उसके बाद इमरान खान ने, जनरल बाजवा ने भी किया। किसी हद तक मामला ठीक हुए लेकिन फिर खराब हो गए। अभी आपने कल सुना होगा कि यूएई के अंदर एक अटैक हुआ है, हौथीज ने किया यमन से, वो भी ईरान ने करवाया, जिसमें एक पाकिस्तानी बंदा भी शहीद हो गया। ओआईसी में भी ईरान अपने डिप्लोमेट्स भेजे। हाँ, ओआईसी का तो मेंबर भी है ना, वैसे पहले काफी देर से नहीं भेज रहे थे, लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान की मीडिएशन की वजह से भेजे, और पाकिस्तान में वो इजलास हुआ है तो इस वजह से ईरान ने भेजे। तो ईरान ओआईसी के फोरम को इस्तेमाल करके अपने मुल्क में इन दोनों मुल्कों के एम्बेसडर्स को, लीडर्स को दावत देकर इनके दरमियान एक मीडिएशन का रोल प्ले कर सकता है। सबसे बड़ा फायदा ये होगा पाकिस्तान को कि सेक्टेरियन वायलेंस खत्म हो जाएगी। दूसरा, पाकिस्तान में जिस टाइम मिडिल ईस्ट में डिस्ट्रक्शन फैली हुई है, तबाही फैली हुई है, वहां हमारे लाखों वर्कर्स काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, और मिडिल ईस्ट में डिस्ट्रक्शन की वजह से उनको वहां से निकाला जा रहा है, वो यहाँ आके बेघर हो रहे हैं, वो यहाँ आकर बेघर हो रहे हैं। तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि दोबारा से एक मिडिल ईस्ट के साथ इकोनॉमिक टाइज पाकिस्तान की दोबारा से रिवाइव हो सकती हैं। हमारे यहाँ से लोग वहां काम करने जा सकते हैं, लेकिन वो तभी जा सकते हैं जब वहां पर स्टेबिलिटी आए। इसके साथ साथ जी, चाइना के साथ जो हमारा सीपैक है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रीजनल इंटीग्रेशन की। जितने भी इस टाइम पर रीजनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, मसाइल चल रहे हैं, उनको खत्म किया जा सकता है रीजनल कनेक्टिविटी के थ्रू। सीपैक एक बहुत बड़ा इसके अंदर फैक्टर है। जितने रीजनल लाइज हैं इस टाइम पर, इवन ईरान सीपैक के अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इन्वेस्ट करने को तैयार है, कतर इन्वेस्ट करने को तैयार है, सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट करने आ रहा है। तो इससे पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी, पाकिस्तान पॉलिटिकल लेवल पर मजबूत होगा, और पाकिस्तान इस काबिल होगा कि इन मुल्कों के साथ ताल्लुकात बनाकर पाकिस्तान एक इंटरनेशनल लेवल पर लॉबिंग कर सके अगेंस्ट एफएटीएफ। एफएटीएफ में तो हमें डाला ही इस टाइम पर पॉलिटिकल बेसिस पे गया, पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा है, और उससे वहां क्यों नहीं निकाला जा रहा? क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर अभी उस लेवल पर लॉबिंग नहीं कर सका, कमजोर है पाकिस्तान, काउंटर नहीं कर पा रहा इंडियन एजेंडा को, अमेरिकन एजेंडा को, जिस वजह से हम अभी एफएटीएफ से नहीं निकल पा रहे। तो इस रीजनल इंटीग्रेशन के थ्रू हम अपना फॉरेन पॉलिसी लेवल पर स्ट्रांग हो सकते हैं और इन विशियस एजेंडास को काउंटर कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? कोई मसला मसाइल इसके अंदर? अब आपके 2 एसेस पेंडिंग हैं। ये एसे आपने सबमिट करवाना है ट्यूसडे को, करवा देंगे। एक फ्राइडे को ऐसे, एक सैटरडे को है, ये ट्यूसडे को है, करवा लेंगे? करवा देंगे। ट्यूसडे वेडनेसडे तक। तो फिर अगले जो ऐसे होंगे वो फिर कब सबमिट कर पाएंगे? चलें वेडनेसडे को कर। Can we write on a point on our essay that we initially forgot to mention in the outline? नहीं जी, जो आपने आउटलाइन में मेंशन किया है वही लिखना है, और जो नहीं किया वो नहीं लिखना। कभी ऐसे देखा कि किताब में 12 चैप्टर्स हों और लिखे 10 हों, या किताब में 12 हों और असल में आपने कंटेंट में 12 चैप्टर्स हों और लिखे आपने 14 हों? आपकी किताब रिफ्लेक्शन होती है आपकी आउटलाइन की, इसी तरह से आपका एसे रिफ्लेक्शन होता है आपके एसे आउटलाइन की। तो कोई ऐसा ब्लंडर नहीं करना कि जो आउटलाइन में चीज लिखी है वो आगे ना लिखें, या जो नहीं लिखी वो लिख दें। इस तरह के ब्लंडर्स फेलियर की तरफ लेके जाते हैं आप। सर जो आउटलाइन कहते हैं कि एंड पे लिखें या रिवर्स आउटलाइन बना सकते हैं? कुछ नहीं ऐसा करना। एंड पे पता होता क्या है, आपके पास टाइम ही नहीं बचता। आप ऐसे लिखने में इतने मगन होते हैं कि आपको एंड में पता लगता है 2 मिनट रह गए ऐसे खत्म होने में, और फिर आपने जो रफ आउटलाइन बनाई होती है उसको नीट करते करते बड़ी रफ तरीके से आप उसे नीट करते हैं, और वो असल में नीट लगती नहीं है। या तो आप आउटलाइन कंप्लीट ही नहीं कर पाते, अगर कर भी हैं तो इतनी रफ होती है कि आप सबसे पहले एग्जामिनर ने आउटलाइन पढ़नी है, उसे तो ना पता आपने पहले ऐसे लिखा है, उसने तो आउटलाइन ही पढ़नी है ना पहले, वो ऐसे तो नहीं पढ़ना शुरू करेगा। और अगर आउटलाइन ही इतनी रफ है या कंप्लीट ही नहीं है या है ही नहीं है, फिर तो आप फेल ही हैं। इस तरह के ब्लंडर्स नहीं करते। जब आप अपनी आउटलाइन बना ले रफ, 5 मिनट बैठ गए सोचें उस पर कि अब इसमें मैंने कुछ चेंज तो नहीं करना, बस फिर जो लिख दिया वो लिख दिया, उसको नहीं फिर छेड़ना।
अच्छा जी, अब एक और ऑप्शन है, हमारी आखिरी वीक अब रह गया इस सेशन का। अगर आप कहते हैं आप सब लोग विलिंग हैं तो वो हम वीक इसी वीक में खत्म कर देते हैं, मतलब नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव डेज में हम फिर क्लासेस ले लेते हैं। अगर तो आप लोग विलिंग हैं, नहीं विलिंग तो नहीं लेते। हाँ जी, नेक्स्ट वीक में कर लें, इस वीक में नहीं करना। अच्छा, नहीं करते। नेक्स्ट वीक में मंडे टू वेडनेसडे क्लास होगी आप, ठीक, इसी टाइम पर। चले ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। आप लोग अपने ये ऐसे असाइनमेंट सबमिट करवा दीजिएगा, मैं चेक कर दूंगा, चेक करके रख दूंगा। उसके बाद कितने सर हमारे वैसे रह जाएंगे? इसके बाद जो वेडनेसडे को हम करवाते हैं, नेक्स्ट 3 क्लासेस में मैं आपको मजीद 2 ऐसे और लिखवा लूंगा, ठीक। मेरा ख्याल कितने ऐसे हो जाएंगे, 4-5 तो हो जाएंगे, काफी। इतने लिख पाता हूँ, 1 महीने के सेशन में इतने लिखे जा सकते हैं। असल मकसद था आपको ऐसे का समझाना, ऐसे लिखा कैसे जाता है, वो समझ आ गई है। उस पर फिर हम अब रिगरस प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उसकी डिकोडिंग कर रहे हैं, हर की उसको डिस्कस कर रहे हैं, आउटलाइन का स्केच बना रहे हैं, ये चीजें होती हैं। अब आगे तो आपका काम है प्रैक्टिस। इस सेशन के बाद घर बैठे, घर बैठकर रोज कुछ ना कुछ लिखते रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि रोज पूरा पूरा ऐसे लिखें, रोज आप एक पैराग्राफ लिख लें, आप एक आउटलाइन बना लें, लेकिन रोज कुछ ना कुछ लिखते रहे। कल जी अगले ऐसे पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज पे, समझ आ गई बात, इन एरियाज पे काम। और कोई मसला मसाइल जी, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी, वर्कशॉप शुरू करेंगे।